अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here is कुमैल हैदर एंड वेलकम टू campus.pk। आज का हमारा जो लेक्चर होगा, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने कल आपको वर्कशीट अपलोड किया था बेटा, यूनिट 1 का कंप्लीट, और जो यूनिट 4 है उसका मैंने कुछ MCQs आपको अपलोड कर दिया था विथ मैंने आपको कीज़ भी प्रोवाइड किया था, आंसर कीज़ भी। आप उनकी प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू जस्टिफिकेशन ऑफ दैट MCQs तो आप ज़रूर कंसल्ट करें, ठीक है बच्चे। आप मैसेंजर पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है बच्चे। तो हम ज़रा लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। अब आपस में बातें नहीं करनी बेटा, बस आप ज़रा लेक्चर पे ज़रा ध्यान दो, ठीक है बेटा। लास्ट हमने सॉलिड्स को शुरू किया, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा। आज इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर हम चैप्टर 5 की तरफ मूव करेंगे। अब ज़रा हम सिलेबस को ज़रा फास्टली लेके जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हमने स्लो नहीं जाना, ठीक है, ज़रा फास्टली लेके जाऊंगा। और आगे 1-2 दिन बाद फिर मैं आपका डबल लेक्चर का अरेंज कर रहा हूँ, और आपका डेली बेस पे जो है डबल क्लास होगी, ठीक है। लेक्चर 2 होगा आपका, उसका भी मैं देख रहा हूँ। बाकी सिलेबस हमने फास्टली लेके जाना है ताकि टाइमली जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आपको आगे टाइम मिले। और उम्मीद है कि इस मंथ में ही मैं इसको कवर अप कर लूँ, ठीक है बच्चे जी। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज यूनिट सेल। हाँ जी बच्चे, व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल किसे कहेंगे बेटा? याद रखिएगा, यूनिट सेल इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का बिल्डिंग ब्लॉक है। मसलन अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो बिल्डिंग में आप इस बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक इंडिविजुअल को बनाने के लिए सेल्स आपस में मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह हर क्रिस्टल के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है जिनसे मिलके वो क्रिस्टल बना होता है, ठीक है बच्चे। दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। और याद रखिएगा, एक यूनिट सेल के अंदर उस होल इंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मीन टू से अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल विच हैव इंटायर प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल। उस पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखती है, दैट इज नोन एज क्या है बच्चे? यूनिट सेल। तो हम यहां पे इसको जरा स्लाइडली देखेंगे बेटा, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल that have entire properties of a crystal। किसी भी क्रिस्टल की अगर इंटायर प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिट सेल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के अंदर हमने जो बात याद रखनी है वो, क्योंकि आगे हमने डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करना है बेटा, तो वहां पे ये काम आएगा। तो क्रिस्टल यूनिट सेल्स के अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है बच्चे, ये मेरे पास एक क्यूब है। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है जिसकी जो शेप है वो है क्यूबिक लाइक। फॉर एग्जांपल क्यूबिकल क्रिस्टल है मेरे पास, लेट अज्यूम। अब आपने जरा यहां पे देखना है बेटा, FLP आपका मंडे को होगा, मंडे को आपका FLP होगा। और FLP में मैंने आपको कल भी अपडेट किया था, आपका चैप्टर नंबर 2 जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है वो, और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। आज ये खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 4, तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 तक शामिल होगा, ठीक है बच्चे। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 वहां से मैं आपको MCQs बना के दूंगा बेटा। ज्यादा MCQs आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 और 4 से। 2 से मैं कम MCQs दूंगा और 3 और 4 से मैं ज्यादा MCQs दूंगा, क्योंकि पेपर के हवाले से चैप्टर 2 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चैप्टर 3 और 4 की इंपॉर्टेंस ज्यादा है।
इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन मैं इस तरह करूंगा। बाकी आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है बेटा, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, और ट्यूसडे को हम उसकी डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है बच्चे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ट्यूसडे को हम MCQs को डिस्कस भी करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आपका टाइम बचेगा उसमें हम लेक्चर लेंगे, अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी बच्चे, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिकल है। ठीक है, अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं, मेरे बात जरा गौर से सुनना है बेटा, अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं तो इस क्रिस्टल के मखसूस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद होंगे जिनसे मिलके वो क्रिस्टल बना है आपके पास। जाहिर बात है बेटा, देखिए क्यूबिकल शेप कब पाती है, या किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री या किसी भी क्रिस्टल की शेप डिटरमिन कौन करती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स करती है जो उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कंपाउंड है, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, ये दोनों मिलकर वाटर बना रहा है, मैं सपोज कर रहा हूं वैसे। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब वाटर बनाएगा तो वाटर की एक कुछ ना कुछ शेप होगी। वो जो शेप है या जो ज्योमेट्री है वो बेसिकली डिटरमिन करती है दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलके उसकी शेप को बना देती है। बिल्कुल इसी तरह एक क्रिस्टल आपके पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, उस क्रिस्टल को बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मैटर करती है। उनकी अरेंजमेंट ही डिसाइड करती है कि भाई उस क्रिस्टल की शेप कौन सी होनी चाहिए। वो क्या क्यूबिकल होनी चाहिए, ट्राइगोनल होना चाहिए, मोनोक्लिनिक होना चाहिए, ट्राइक्लिनिक होना चाहिए, ऑर्थोरोम्बिक होना चाहिए, रोम्बोहेड्रल होना चाहिए, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, उनकी शेप डिटरमिन बेसिकली इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करती है। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा। अब जरा हम यहां पे देखते हैं, अब जितने भी क्रिस्टल है उनके अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन है दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, लेट अज्यूम मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पे इस क्यूबिकल क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल वो यहां पे मौजूद है। लेट अज्यूम जहां पे मेरा चार शो कर दिया बेटा, ये यहां पे आपके पास जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन को हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लैटिस पॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो लैटिस पॉइंट आपने याद रखनी है कि हर क्रिस्टल के लिए ऑब्वियसली हर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर लैटिस पॉइंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। पोजीशन से मुराद यह है कि मतलब आपके पास दो आयंस हैं तो उन दोनों आयंस के दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, एक मखसूस डिस्टेंस पे आपके पास आयंस मौजूद होंगे। तो ये आपके पास एक यूनिट सेल हम उसको कहेंगे। वो देखिए, अब आपके पास ये क्यूबिकल यूनिट सेल है, तो इस क्यूबिकल यूनिट सेल के अंदर उस पूरे क्रिस्टल की इंटायर प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। दैट इज द यूनिट सेल। ठीक है, हो गया बच्चे। अब यूनिट सेल के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास यूनिट सेल्स के अंदर डिफरेंट एक्सेस होते हैं बेटा, या फेसेस हम इसको कहें, या लेंथ कह सकते हैं, जिसमें हम ABC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर एंगल्स होंगे। द एंगल आर अल्फा, बीटा एंड गेमा। अल्फा, बीटा एंड गेमा। तो यहां पे बात आपने याद रखनी है बेटा कि जो अल्फा, बीटा और गेमा है वो बेसिकली आपके पास जो साइड्स है या एक्सिस है ABC एक्सिस के दरमियान होंगे। ठीक है बेटा, इनको हम इंटरनल एंगल्स कहेंगे। इंटरफेशियल अलग होती है। इंटरफेशियल एंगल बेसिकली अपोजिट होते हैं इस इंटरनल एंगल्स के। मतलब दो यूनिट सेल आपस में इस तरह कंबाइन है तो दोनों यूनिट सेल्स के सामने जो अपोजिट, मिसाल के तौर पे ये यूनिट सेल है, यहां पे इसका इंटरनल एंगल है। फॉर एग्जांपल इस इंटरनल एंगल के जस्ट अपोजिट साइड पे जो एंगल होगा दो यूनिट सेल्स का, दैट एंगल इज बेसिकली नाउन एज क्या होगा बेटा, इंटरफेशियल एंगल्स। ये आपके में नहीं था और ए लेवल की बुक में है। इंटरफेशियल एंगल इसके अंदर मौजूद होती है। वैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये रहे, इंटरफेशियल एंगल्स वो एंगल है जो आपके पास दो यूनिट सेल के फेस के बिल्कुल, जो दो यूनिट सेल के जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल के बिल्कुल अपोजिट में जो फेस के दरमियान एंगल होगा बेटा, दैट इज नाउन एज इंटरफेशियल एंगल। और इंटरफेशियल एंगल को हम डिटरमिन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं हम उस एंगल को, जो इंटरनल एंगल है हमारे पास, कोई भी पर्टिकुलर एंगल हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री है, कोई भी एंगल हो, उस एंगल को हम 180 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इंटरफेशियल एंगल की वैल्यू आ जाती है। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको गोनीमीटर कहते हैं, गोनीमीटर। ठीक है, बहरहाल उसकी डिस्कशन हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे मैंने आपको इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो जरा इंपॉर्टेंट है बेटा।
इस यूनिट सेल की हमने बात कर ली कि ये बेसिकली है क्या चीज और ये क्या चीज डिटरमिन कर रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल डिटरमिन कर रही है। ठीक है बच्चे, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट सेल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यूनिट सेल की शेप्स की बात करें तो वो सारे यहाँ पे इतना ज्यादा हमारे पास डिटेल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम अब तक जो है तकरीबन आपके पास जो डिफरेंट क्रिस्टल की बात अगर हम करें तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स के बुनियाद पे 14 टाइप्स के डिफरेंट ब्रेविसिस क्रिस्टल्स है, जिसको हम ब्रेविसिस क्रिस्टल कहते हैं। उनके अंदर एंगल्स वगैरह और साइड वगैरह एक दूसरे से अगर हम कंपेयर करें, किसी का एंगल ज्यादा है, किसी का एंगल कम है, किसी का साइड्स ज्यादा है, एक्सिस ज्यादा है, किसी का एक्सिस कम है, उस बुनियाद पे हम यूनिट सेल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड करते हैं। उनको हम ब्रेविसिस क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें आपके पास क्यूबिकल है, हेक्सागोनल है, इसके बाद आपके पास ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहीड्रल है। ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स है जो आपकी बुक में एक टेबल दिया होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में आप देखें तो वहां पे एक टेबल दिया होगा। उस टेबल के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को ड्रा किया हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर्स है आपके पास, और इनके एंगल्स वगैरह दिया हुआ है। ये जरा आप वैसे एक दफा देख लेना। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम वगैरह आपसे पेपर में इस तरह इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट आपने उस क्रिस्टल सिस्टम को जरा देखना है। एंगल्स वगैरह डिफरेंट है। एक आध क्यूबिकल के अंदर हमारे पास सारे के सारे 90 के बराबर है, या आपस में बराबर है या नहीं है, एंगल एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपके पास ग्रेटर है तो हाउ मच ग्रेटर या हाउ मच स्मॉलर, इनकी बातें वहां पे लिखी हुई है। तो आप जरा वहां से एक दफा उसको गो थ्रू कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसी में ही यूनिट सेल्स के बाद इसी से ही रिलेटेड टॉपिक आएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो मैं स्लाइडली बेटा आपको उनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने रेगुलर क्लासेस की तरह इसको डिटेल में नहीं देखना होता। हमने सिर्फ इसके मेन कॉन्सेप्ट को लेना होता है, और इसके अंदर से जो एमसीक्यूज आ सकता है, प्रोबेबिलिटी जिन एमसीक्यूज की ज्यादा होती है, उसको हमने ज्यादा डिटेल में देखना होता है। तो मैं यहां पे आपको स्लाइडली टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताऊंगा। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने जो मेन हमारा फोकस होगा, दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। ये आपके मेन पार्ट है इस पोर्शन से जो इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं पेपर में। ठीक है बच्चे, तो हम जरा स्लाइड इसको जरा देखते हैं बेटा, जरा बच्चे बोर्ड पे देखेंगे जरा। अच्छा जी, टाइप्स हमारे पास है बेटा। टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स की, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, अब यहां पर बात किसकी हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। मैं यहां पर चलो मेंशन भी कर देता हूं, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा आप लोगों को समझ आ रही है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? जहां तक अभी अब यहां तक मैंने जो डिस्कस किया है, जो मैंने आपको बता दिया है, जो कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा जी? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा जी बच्चे। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू यूनिट सेल? इस यूनिट सेल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं बेटा जी। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर देखिए डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हमने कोलेक्टिवली कहा था क्या? कोहेसिव फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस के बुनियाद पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अगर आयनिक बॉन्ड हो तो आयनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा बेटा, या एटॉमिक सॉलिड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें खासतौर पर वैन डर वाल फोर्सेस की हम बात करेंगे, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड की तो मेटालिक सॉलिड आ जाएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेमली एस, मैं यहां पे जस्ट नाम लिखता हूं बेटा, जरा देखें। नेमली एस हमारे पास क्या है बेटा? आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। नंबर 2 इज कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। और याद रखिएगा, इस कोवेलेंट सॉलिड को हम एटॉमिक सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं इसको। इसके बाद नंबर 3 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 4 इज द मेटालिक सॉलिड। क्या कहेंगे बेटा? मेटालिक सॉलिड। अब जरा स्लाइड तो बेटा याद रखिएगा, जो आयनिक सॉलिड है
उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, जो कोवेलेंट सॉलिड है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट वुड बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हमने पर्टिकुलरली वैन वाल फोर्सेस की हम बात इसमें करेंगे। ठीक है बच्चे, और मेटालिक सॉलिड्स हमारे पास है दैट जिसमें क्या होगा बेटा, मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चे, जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उन सबको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे स्लाइडली देखेंगे। अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स की अगर हम आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर याद रखिएगा बेटा, ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट कि हमारे पास जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बेसिकली आयंस होते हैं। आयंस आर दो स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। उनके ऊपर चार्जेस होते हैं बेटा जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। आयनिक बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें क्या होता है बेटा, इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम। एक एटम अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे एटम को, इस तरह जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये भी आपको पता है, बेसिक चीज है। अब इसके अंदर याद रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज को हमने देखना है, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो याद रखिएगा बेटा कि जो आयनिक सॉलिड है उसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर तो आयनिक सॉलिड है ये आपके पास प्योरली सॉलिड हो, ठीक है, या आपके पास सिर्फ सॉलिड फॉर्म में हो, तो सॉलिड फॉर्म में याद रखिएगा बेटा, सॉलिड फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर है। क्या है बेटा? नॉन कंडक्टर है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द कंडक्टेंस और कंडक्टर, one important thing you should remember in your mind, that is the conductivity is somehow related to the electron, free electrons, ठीक है, या free ions। अगर तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे हम, अगर आयंस की वजह से है तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, दोनों का काम सेम है। इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, करंट को अपने अंदर से पास कर लेते हैं। करंट, इलेक्ट्रॉन ही करंट को कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर दे तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस की वजह से करंट फ्लो हो जाए तो हम उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक करंट कहेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है बेटा, तो दैट इज प्योरली नॉन कंडक्टर बिकॉज दे हैव नो फ्री आयंस, उनके अंदर कोई फ्री आयंस नहीं होते, इस वजह से नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर आप इसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दे मोल्टन फॉर्म में, अगर आप देखें मोल्टन फॉर्म, या आप इसी आयनिक सॉलिड को किसी पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दे, तो सॉल्यूशन बनाए बेटा, याद रखिएगा द सॉल्यूशन और द मोल्टन फॉर्म ऑफ आयनिक सॉलिड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंडक्टर। ठीक हो गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने। जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल से क्या मुराद है बेटा? नॉन डायरेक्शनल से क्या मुराद है? नॉन डायरेक्शनल फोर्स होती है इनके अंदर, डायरेक्शनल फोर्स होती है इनके अंदर। बात बेसिकली ये है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सोडियम आयन है, तो एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयन होंगे। 6 क्लोराइड आयन कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैंने सोडियम क्लोराइड का मैंने एक लैटिस बना दिया। सोडियम क्लोराइड का एक मैंने जस्ट नॉन डायरेक्शनल फोर्स को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्केच बना दिया है, इसको जरा देखें। अब आप जरा देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट द फोर्सेस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये जो फोर्सेस है ये नॉन डायरेक्शनल से मुराद ये है कि ये एक यूनिट डायरेक्शन से फोर्स नहीं लग रही होती। मसलन आपके पास यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इन दोनों के दरमियान एक ही साइड से फोर्स नहीं लग रही, बल्कि ये सोडियम है तो यहाँ से भी क्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से भी क्लोरीन कर रहा है, यहाँ से भी क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से भी क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब 6 साइड से उस सोडियम आयंस को सराउंड किया हुआ है क्लोराइड ने। तो मतलब इनकी जो फोर्सेस है वो
नॉन डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, वो मल्टी डायरेक्शन से उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल फोर्स कहेंगे। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। सॉल्युबिलिटी की बात करें, वो वैसे मैं जनरल आपको वैसे बता दूंगा, उसको यहां पे लिखने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। जितने भी आयनिक सॉलिड है वो सारे के सारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, लाइक वाटर की हम बात करेंगे, क्योंकि वाटर आपको पता है एक तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, ठीक है, वो अपने अंदर आयनिक कंपाउंड्स को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह डेंसिटी की बात करें वो भी हाई है, रिएक्टिविटी की बात करें तो भी आपके पास जाहिर बात है ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसको आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया सबको यहां तक? अब जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया ना सबको, अब मैं इसी में ही कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स को सबको यहां पे एक मर्ज कर दूंगा, ठीक है बेटा। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास क्या है बेटा, वो सॉलिड है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो। ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर अगर कोई सॉलिड बना हो, मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी कोवेलेंट, ठीक है बेटा। कोवेलेंट क्या है बेटा, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो याद रखिएगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट सॉलिड्स है, कोवेलेंट सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर है, ठीक है बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं स्लाइड इनके पॉइंट्स लिखता हूं बेटा ताकि आपका ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बैड कंडक्टर क्यों है बेटा, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड आप देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी नहीं है ना बेटा, जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। क्यों जीरो है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक हो गया बच्चे। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर हमने कल भी बात की थी, एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने कहा था एनिसोट्रोपी। अगर हम जो एक्सटर्नल सोर्स को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स को अगर हम पैरेलल टू द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो कंडक्टर है, अगर हम परपेंडिकुलर टू द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो नॉन कंडक्टर है। इट मींस द इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन या द डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्रेफाइट विल प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए आप अगर उन लेयर्स के पैरेलल अगर जोड़ दे तो कंडक्टर हो जाएंगे बेटा, अगर उसको परपेंडिकुलर अगर जोड़ दे तो नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी भी यही है। ऑब्वियसली जो कोवेलेंट सॉलिड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली नॉन पोलर के अंदर है, लेकिन जो जायंट मॉलिक्यूल्स है, जायंट मॉलिक्यूल से मुराद क्या है बेटा, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बक्की बाल की अगर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो, वो किसी भी दुनिया के किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकते। बाकी जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो हम आसानी से नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसके हवाले से था, कंडक्टिविटी के हवाले से हमने बात की। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आयनिक से कोवेलेंट की कम होती है, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में पहले ही आयंस बना हुआ है तो उनका रिएक्शन बहुत फास्टली होगा। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उसके अंदर बेसिकली कि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए टाइम लगेगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टाइम लगेगा, तो दोनों मिला के कलेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक कुछ प्रॉपर्टीज थे कोवेलेंट सॉलिड्स के हवाले से। अब मैं स्लाइड आगे उसको लेके जाऊंगा बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, ये मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं सिर्फ, इसके बाद जो चीज असल में एक्सप्लेन हमने करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड में हमने करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए करना है, और स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन हमने करना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए। मेटालिक सॉलिड्स की जो है स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे इस लेवल पे आप इसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है, वो जरा कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ से कोई MCQs भी इतने ज्यादा नहीं आएगा। जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, जो आता है वो मैं आपको बता दूंगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जाहिर बात है बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से मिलकर बना होता है। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें खास तौर पे
वैन डर वाल फोर्सेस की हम बात करेंगे, वो इसके अंदर मौजूद है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है एज कंपेयर टू कोवेलेंट, एज कंपेयर टू आयोनिक। ठीक है बच्चे, तो इसके नतीजे में जो आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा वो बहुत सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू, देखिए कोवेलेंट सॉलिड, अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की तो डायमंड की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे हार्डेस्ट जो थिंग है दैट इज डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट थिंग है दुनिया में, इससे अब दुनिया में डायमंड से बढ़ के कोई चीज हार्डेस्ट नहीं है, सख्त नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये बात हमने वैसे भी डायमंड की जब स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा आपको कि ये हार्ड क्यों है। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक तो मैंने कहा कि बेटा दे आर वेरी सॉफ्ट और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। इसके अलावा बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारी बातें आपको वैसे भी देख ले, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारी बातें। रीजन भी मैंने आपको बता दिया बेटा क्यों ऐसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, तो मेटालिक सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स जिसके अंदर कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो बेटा, कौन सी बॉन्ड हो, मेटालिक बॉन्ड हो। अब आपको पता है मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो कैटायंस है, मेटल कैटायंस है, उनका मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, ओनली मेटालिक बॉन्डिंग। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेटल्स आपको पता है बेटा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है बच्चे, यहाँ यह बात आपको पता है ना कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर क्यों है बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था, वेन एवर वी टॉक अबाउट द कंडक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशीज इट मीन्स वी आर गोइंग टू कंपेयर, वी आर गोइंग टू टेल अबाउट दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं। तो गुड कंडक्टर है, इसलिए गुड कंडक्टर है क्योंकि मेटालिक सॉलिड्स के अंदर याद रखिएगा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से वो कंडक्टर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेटालिक सॉलिड्स है कंडक्टिविटी टेम्परेचर का बढ़ने से कम हो जाती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड विल बी डिक्रीज। इसकी वजह यह है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो कैटायंस है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर हमारे पास कैटायन फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आपके पास स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन पास होकर आगे जाएंगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हीट टेम्परेचर दे दें तो जो कैटायन है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वाइब्रेट करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाएंगे उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जब वाइब्रेशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी बेटा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना मुश्किल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उस एटम के साथ। वीडियो स्टक हो गया बेटा? नहीं यार, वीडियो ठीक है बेटा, आपके पास नेट का इशू होगा। वीडियो क्लियर है? जी जी, वीडियो क्लियर है? स्टक हो गया? ठीक है जी बच्चे, लिटिल बिट ठीक हो गया बेटा, ओके जी। तो मैं बता ये रहा था आपको बेटा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चे, क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि कैटायंस की जो मोशन है, वाइब्रेशन है, वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो मेटालिक सॉलिड है उनके अंदर मेलिएबल एंड डक्टिलिटी, मेलिएबल्स और डक्टाइल, अगर हम बात करें, हम उन मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाइप्स बना सकते हैं इनसे, तो इनको हम डक्टाइल और मेलिएबल कहेंगे इनको बेटा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थे बेटा मेटालिक सॉलिड्स के हवाले से। आयनिक सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी भी मैं आपको यहां पे बताता चलो बेटा, दैट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के साथ अरेंज, जिस तरह अरेंज है ना, क्लोजली पैक अरेंज है, जब हम इनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो लेयर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से स्लाइड कर जाएंगे तो जो पॉजिटिव नेगेटिव पहले अपोजिटली चार्ज था, अब सेम चार्ज वाले एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो रिपेल करने की वजह से वो ब्रेक हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। ठीक है बेटा, ब्रेक होना, टूट जाना। वो ब्रेक क्यों हो जाएंगे बेटा? क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी आयनिक सॉलिड के हवाले से। तो इसमें मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टीज में आई होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना बेटा? प्रॉपर्टीज में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? सारे मुझे बता दे क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे बता रहे बेटा, मैंने जरा फास्टली इसको बता दिया ताकि आपका टाइम इस पे वेस्ट ना हो। जी बच्चे जल्दी से बताए बेटा, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं जी।
सॉलिड नॉन कंडक्टर, बेटा मैंने सॉलिड फॉर्म में कहा है। अगर आयनिक कंपाउंड, वहां बेटा मेरी बात सुनो, अगर हम आयनिक कंपाउंड को सॉलिड फॉर्म में रखें, सॉलिड फॉर्म से मुराद क्या है, वो आपने उसके अंदर ना तो कोई पानी ऐड किया है, ना तो सॉलिड को आपने मेल्ट किया है। अगर आप उस सॉलिड फॉर्म में ही रखें तो आयनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर है, बेड कंडक्टर है। लेकिन अगर आप उसी आयनिक सॉलिड को मेल्ट कर दे, मोल्टन फॉर्म में लेकर आ जाए, या फिर आप उसका कोई सॉल्यूशन बना दे किसी वाटर के अंदर, तो तब वो कंडक्टर होगा। सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये कंडक्टर शो नहीं करते, ठीक है बेटा, ये बात मैंने की थी जी। टॉपिक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द पार्ट ऑफ आयनिक सॉलिड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जी बच्चे, whenever we talk about the structure of NaCl, बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, उसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बच्चे। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बता दिया था नॉन डायरेक्शनल फोर्स में कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो एक क्रिस्टल के अंदर हम बात करेंगे, तो क्रिस्टल के अंदर जाहिर बात है बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे, ठीक है बच्चे, बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे। उन यूनिट सेल्स, ये वो यूनिट सेल जब आपस में 3 डायमेंशनली अटैच्ड होके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, तो वो आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन जाएगा। अब हम जरा बात करेंगे इसके हवाले से। तो याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास जितने भी सोडियम आयंस है उनके गिर्द क्लोराइड्स आयन होंगे बेटा, 6 क्लोराइड्स आयन होंगे, और जितने भी क्लोराइड्स आयन है उनके गिर्द 6 सोडियम आयंस मौजूद होंगे। इसीलिए यहां से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिव आयंस, और द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयंस, दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। मतलब आपके पास पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन को जो नेगेटिव आयंस के तादाद, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया हुआ है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड के अंदर याद रखिएगा कि एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड है और एक क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 6। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, CN। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट, वो क्या है बेटा? 6 है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर हम बात करें तो वो 6 है। ठीक हो गया बच्चे? याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो क्यूबिकल क्रिस्टल होगा। क्या होगा बेटा? क्यूबिकल क्रिस्टल। क्यूबिकल क्रिस्टल को अगर हम मोर एक्यूरेटली या मोर टेक्निकली बोले तो बेटा इसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या कहेंगे बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में FCC से लिखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट जी? अब हम जरा यहां पे ड्रॉ करते हैं कि एक क्रिस्टल बनाते हैं बेटा, यूनिट सेल बनाते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए। आपको पता है क्यूब आप कैसे बनाते हैं बेटा? ठीक है बच्चे, यहां पे मैं आपको एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यूबिकल शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, अब ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का एक क्यूब आ गया। ठीक है, एक पूरे क्रिस्टल के अंदर से हमने यूनिट सेल को यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब आपने मेरी बात जरा गौर से सुनना है बेटा कि हमारे पास एक क्यूब की अगर हम बात करें तो एक क्यूब यूनिट सेल के अंदर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो उसकी जो शेप बनती है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल बेसिकली डिसाइड करती है कि व्हाट वुड बी द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो आपने अभी कहा कि बेटा क्यूबिकल फेस सेंटर क्यूबिक शेप होती है इनकी, और इसमें सोडियम आयन की भी एक लैटिस पॉइंट है बेटा, क्लोराइड आयन की भी एक लैटिस पॉइंट है। अब मैं यहां पे ड्रा करने लगा हूं, लिखने लगा हूं बेटा। याद रखिएगा कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसके यूनिट सेल के अंदर
जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है लाइक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जितने भी फेसिस और कॉर्नर्स पे, कॉर्नर एंड फेसिस, इसके ऊपर होगा बेटा क्लोराइड आयन, याद रखिएगा। और जो एजिस है, एजिस है उसके अंदर क्या होगा बेटा सोडियम आयन। और एक और बात याद रखिएगा, एक सोडियम आयन कहां पे होगा बेटा, मिड में, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल फेस के ऊपर एक सोडियम आयन होगा बेटा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्यों कहेंगे इसको बेटा, क्योंकि एक सोडियम आयन उस यूनिट सेल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होगा, इसलिए हम उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहेंगे। ठीक है बच्चे, मैं यहां पे कलर दो डिफरेंट कलर से ड्रा करूंगा। जो ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज क्लोराइड, और जो रेड से मैं शो करूंगा दैट इज सोडियम। ठीक है बच्चे, तो यहां पे जरा देखें, मैंने अभी कहा कॉर्नर्स पे क्या है बेटा, क्लोराइड्स है, तो एक क्लोराइड यहां पे होगा, एक क्लोराइड यहां पे, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी। मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बना रहा हूं, कॉर्नर्स बना रहा हूं, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, मैं बोर्ड पे तो नहीं बना सकता ना बेटा। मैं 3D स्ट्रक्चर बोर्ड को तोड़ के अंदर तो नहीं जा सकता ना, तोड़ ना बाहर यहाँ पे हवा में लिख सकता हूं, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है ना, ये 2 प्लेन है, ये 2D है, तो मैं 2D पे आपको इस तरह बनाऊंगा ना। अगर 3D बना सकता तो मैं बोर्ड को तोड़ के अंदर जाना पड़ता, या मुझे बोर्ड से बाहर इस हवा में बनाना पड़ता। यहाँ पे मैं कैसे बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर कर रहे हैं ना बेटा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स को बताऊंगा यहाँ पे, और साथ में मैं आपको एजेस का बताऊंगा। ठीक है बच्चे, अभी हमने बात की सोडियम आयंस कहां पे मौजूद है बेटा, सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट द एजेस, दो कॉर्नर्स के दरमियान, दो कॉर्नर्स के दरमियान जो पार्ट है ना दैट इज द एज, उसको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे। तो एज हमारे पास यहाँ पे एक एज यहाँ पे, जिसपे एक सोडियम यहाँ पे बेटा, एक सोडियम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से इसको जरा ड्रा करूंगा बेटा शॉर्टली, ताकि आपका ये टॉपिक जल्दी कवर हो जाए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सोडियम। अब यहाँ पे मैंने अभी बता दिया, जो ब्लैक कलर है, ब्लैक रिप्रेजेंट द क्लोराइड आयंस एंड द रेड कलर रिप्रेजेंट द सोडियम आयंस। मैं एक यूनिट सेल को बना दिया बेटा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूं। तो यहाँ पे मेरे पास सोडियम है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्लोराइड आयन है। यहां तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, बता सकते हैं जी। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताए बेटा, क्योंकि अब मैं मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। जल्दी बताए, तो कोई प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है सबको जी बच्चे? ओके, आई होप सो कि क्लियर होंगे। इसमें क्या, कौन सी रॉकेट साइंस है, सारे के सारे सिंपल चीजें हैं, इसमें तो मेरे ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना बच्चे? अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर आप एंट्री टेस्ट का ख्वाब छोड़ दें जी। ठीक है बच्चे, जरा बोर्ड पे देखें जरा सारे। अच्छा जी, अब मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बात गौर से सुनना है। अब मैं आपको एक राज की बात बताने लगा हूं, ठीक है, एक राज की बात बताने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। अगर हम एक यूनिट सेल की बात करें, एक यूनिट सेल की बात करें, तो यूनिट सेल की जो शेप होगी दैट वुड बी क्यूबिकल, क्यूब लाइक होगा। अभी बात हमने की ना बेटा, लेकिन अगर यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, सोडियम और क्लोराइड आयंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, ये जब आपस में अरेंज हो जाएंगे ना बेटा, अरेंज हो जाएंगे, एक नेटवर्क लाइक क्रिस्टल बना देंगे, बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे, तो याद रखिएगा अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की वजह से जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल, दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। तो मैं पॉइंट यहां पे मेंशन करता हूं बेटा, अरेंजमेंट की वजह से मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगी किसको, सोडियम क्लोराइड को। तो ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम मखसूस बात करते हैं किसी यूनिट सेल की तो क्यूबिक है, अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बेस पे कहे तो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना जी। अब हम जरा कैलकुलेट करेंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे। सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला यूनिट है ना बेटा, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एक सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल के अंदर हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो मैं इसको यहां पे हेडिंग बना रहा हूं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। अगर हम इसकी बात करें, एक यूनिट सेल के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे,
इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल है बेटा, मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं स्लाइड इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चे जी। अभी हमने बात की बेटा कि हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर फेसेस है, कॉर्नर्स है और एजेस है। अब जरा आप मुझे खुद बताएंगे कि बेटा एक यूनिट सेल के अंदर कितने फेसेस है, कितने एजेस है और कितने कॉर्नर्स है। जी बच्चे जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से आंसर करें बेटा। कॉर्नर्स कितने हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स अ यूनिट सेल हैव, अ क्यूबिकल यूनिट सेल हैव? नंबर 1। नंबर 2 इज द कितने हमारे पास फेसेस होंगे, ठीक है बेटा, और कितने एजेस होंगे। जी बच्चे जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से काउंट करके बताएं बेटा। आप अपने रूम को, जहां पे आप बैठा हुआ है ना रूम को, उस रूम को एक क्यूब कंसीडर करके जल्दी से मुझे बताएं कितने कॉर्नर्स है। एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स है बेटा, जल्दी बताएं। डू फास्ट बेटा, जल्दी बताओ यार। जी मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर्स है, कितने एजेस है और कितने फेसेस है। जी जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट ना करें। वेरी गुड बेटा। कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स हमारे पास है 8 कॉर्नर्स हमारे पास है। वेरी गुड बेटा, हमजा बेटा वेरी गुड, कॉर्नर्स 8 है। वेरी गुड। अब बताओ फेसेस कितने होंगे। जी फेसेस और एजेस बताए, फेसेस और एजेस बताए जल्दी से। जी वेरी गुड बेटा हमजा, 8 कॉर्नर्स है, ठीक हो गया। और बताए फेसेस कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स हो गया बेटा हमजा, जल्दी से मुझे बताए कि कितने फेसेस है। कॉर्नर्स ठीक हो गया, फेसेस कितने बेटा? फेसेस वेरी गुड, ठीक है 8 वेरी गुड। कितने हैं फेसेस बताए जल्दी से, फेसेस बताए बेटा। एक वेरी गुड, 6 फेसेस है। वेरी गुड, 6 फेसेस है, 6 फेसेस है। और एजेस कितने होंगे? एजेस कितने होंगे? एजेस बताए जल्दी से, एजेस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हमजा, वेरी गुड फरवा, वेरी गुड उस्मान, 6 फेसेस, वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे बताए कि एजेस कितने होंगे। हाउ मेनी एजेस अ यूनिट सेल हैव? कैलकुलेट करें ना, अपने रूम में कैलकुलेट करें, जल्दी से बताएं मुझे। 2 कॉर्नर्स के दरमियान एक एज होगा, तो आपने बताना है कि एक पूरे यूनिट सेल के अंदर कितने एजेस होंगे। जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से। दैट इज 12। कितने एजेस होंगे बेटा? 12 होंगे। नहीं बेटा, नो 8 एजेस नहीं है, 12 एजेस नॉट 8 बेटा हमजा, नहीं 8 नहीं होगा बेटा, आप कैलकुलेट करें ना जरा। आप एक अपने रूम को, नहीं बेटा नहीं 8 नहीं हो सकता बेटा, 12 एजेस होंगे। वेरी गुड उस्मान, 12 एजेस। कितने एजेस होंगे? 12 एजेस। आप कैलकुलेट करें अपने रूम को क्यूब बना के, आप कैलकुलेट करें। देखिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छत को भी मिलाए आपने, नीचे आपके पास जो फ्लोर है उसको और छत दोनों को मिला के आपने काउंट करना बेटा। देखिए एक यहां पे आ गया 1 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। 12 आपके पास एजेस है। जी बिल्कुल 12 एजेस है। क्लियर हो गया ना पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। अब हम जरा कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेशन जरा मैथमेटिकली करेंगे कि भाई आपके पास एजेस, कॉर्नर्स है, फेसेस है, तो एजेस, कॉर्नर्स, फेसेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं, वो बेसिकली हम फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो जरा मुझे सबसे पहले बताया बेटा कि कैलकुलेशन हम करेंगे सबसे पहले किसके लिए? कैलकुलेशन हम करेंगे सबसे पहले क्लोराइड्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहां पे मैं लिखता हूं क्लोराइड्स के लिए, क्लोराइड आयंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी हमने कहा बेटा कि क्लोराइड आयंस कहां पे मौजूद है? क्लोराइड आयंस प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे मौजूद है। तो जरा मुझे बताया बेटा कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नर के अंदर हमने अभी डिस्कस किया बेटा, टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स है। कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर्स है। और अब मुझे आपने ये बताना है कि भाई एक क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड आयन शेयर बिटवीन हाउ मेनी यूनिट सेल्स। जी मुझे ये बताया कि एक क्लोराइड आयन कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो सकती है। जी कॉर्नर्स की बात हो रही है, कॉर्नर्स की। हाँ जी बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। एक कॉर्नर, देखिए आपके पास कॉर्नर पे 8 क्लोराइड है ना। अगर हम एक क्लोराइड की कंट्रीब्यूशन बताएं, एक क्लोराइड की कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है एक क्लोराइड आयन कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो सकती है। जल्दी से बताएं ना मुझे बेटा। अब ये तो आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ के आया हुआ है, जल्दी से बताएं मुझे। जी मैं यहां पे खुद बताऊंगा बेटा, आप लोग पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे इसके ऊपर। एक क्लोराइड आयन शेयर बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। जी बेटा
अब आप लोग खुद से कैलकुलेट करें कि 8 यूनिट सेल्स के दरमियान कैसे होंगे। बेटा आपके पास एक कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर के सामने नहीं बेटा 3 नहीं, नो 16 नहीं बेटा, 8 यूनिट सेल्स, 8 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होंगे। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्नर है, तो आपके पास 4 यहां पे सामने, 4 आपके पास सामने होगा, 4 ऊपर होगा। आप कैलकुलेट करें अपने कमरे, अपने रूम को यूनिट सेल बना के आप कैलकुलेट करें, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। मतलब ये है कि 4 नीचे होगा, 4 ऊपर होगा, टोटल आपके पास 8 यूनिट सेल एक क्लोराइड के दरमियान शेयर होगा। बिल्कुल वहां बेटा 8। तो जरा मुझे बताएं कि कॉर्नर्स पे कितने क्लोराइड के दरमियान शेयर हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1/8, द आंसर विल बी 1 क्लोराइड आयन। कितने क्लोराइड आयन है बेटा जी, 1 क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ये बात हो गई बेटा क्लियर जी। अब हम जरा बताएंगे कि हाउ मेनी क्लोराइड्स आयंस आर प्रेजेंट एट दी, जी बेटा कहां पे आप हम बात करेंगे, फेसिस के ऊपर। जी बच्चे फेसिस, अब फेसिस का जरा मुझे बताएं कि टोटल कितने फेसिस है, 6 फेसिस है, 6 फेसिस है। अब जरा मुझे बताएं कि एक क्लोराइड आयन कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रहा है, जल्दी से बताएं। हाँ जी, एक क्लोराइड आयन कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रही है, जल्दी बताएं मुझे। बेटा यूज करें, अपने दिमाग को यूज करें जी। बेटा मेरी बात सुनो, ये वॉल है ना, फॉर एग्जांपल ये इस रूम का वॉल है, ये फॉर एग्जांपल ये रूम आपके पास एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, इसके ये वॉल इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट सेल है उसके साथ भी शेयर हो रहा है। इट मींस कि आपके पास जो क्लोराइड आयन फेस पे मौजूद है वो 2 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रही है, 6 नहीं बेटा, 2 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रही है। ठीक है बच्चे, तो हम यहां पे लिखता हूं कि 1 क्लोराइड आयन शेयर बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। कितने होंगे बेटा, 2 यूनिट सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 क्लोराइड आयन की क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर आएगा 3। तो आपके पास 3 क्लोराइड आयंस आ गया बेटा, 3 क्लोराइड आयंस। अब मुझे जरा पता है टोटल क्लोराइड आयंस कितने होंगे। टोटल क्लोराइड आयंस विल बी इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 क्लोराइड आयन। इट मींस कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने क्लोराइड आयन है बेटा, 4 क्लोराइड आयंस मौजूद है। कितने क्लोराइड आयंस है बेटा, 4 क्लोराइड आयंस। जी क्लियर हो गया बेटा सबको। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा, फेसिस भी हो गया, कॉर्नर्स हो गया। अब हम जरा कैलकुलेशन करते हैं सोडियम के लिए, सोडियम आयंस के लिए। जी बच्चे, सोडियम आयंस की अगर हम बात करें तो जरा मुझे बताएं कि सोडियम आयंस, मैंने पहले भी कहा था कि एक सोडियम कहां पे है, मिड में। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 1 सोडियम आयन प्रेजेंट एट द मिड ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है बेटा, बाकी सोडियम कहां पे मौजूद है बेटा, बाकी तमाम सोडियम मौजूद है कॉर्नर्स पे। कहां मौजूद है बेटा, सॉरी कॉर्नर्स नहीं बेटा, एजेस पे। एजेस के लिए कैलकुलेट करें। जी बेटा, अब जरा मुझे बताएं कि एक सोडियम आयन जो एज पे मौजूद है वो कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रही है, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी से। जी मैं यहां पे लिखता हूं साथ कि 1 सोडियम आयन शेयर बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। कैलकुलेट कर लेना बेटा, आप लोग खुद से जरा सोच के कैलकुलेट कर लेना। तो यहां पे आपके पास टोटल एजेस है 12, मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये आपके पास आएगा 3। तो 3 सोडियम आयन यहां पे हो गया बेटा। अब जरा मुझे बताया टोटल सोडियम आयन कितने हो गए बेटा, टोटल सोडियम आयन इज इक्वल टू, जी बच्चे 3 + 1 इज इक्वल टू 4 सोडियम आयंस। इट मींस कि हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम आयंस मौजूद है। क्या है बेटा, 4 सोडियम आयंस मौजूद है। जी बच्चे, अब हम बता सकते हैं कि एक, जी फरवा बेटा क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया फरवा बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। इस बुक की अगर हम बात करें तो ये क्यूब है ना, ठीक है। क्यूब में आपके पास देखिए कॉर्नर आपके पास 2, 4 और नीचे 4, 8 हो गए, ठीक है बेटा। एजेस आपके पास कितने होंगे, एजेस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक मिनट बेटा, इसको जरा, एजेस आपके पास कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गए, 8 हो गया, 2 इधर, 10 हो गया, 2 इधर, कितने हो गए 12, 12, ठीक है। अब आपने बताना यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक सोडियम आयन है,
तो ये एक सोडियम आयन कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो सकती है? तो 2 नीचे के साथ शेयर होंगे, 2 ऊपर के साथ शेयर होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 बेटा ये आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े थे बेटा इसको डिटेल में। बेसिकली इसकी मजीद और भी डिटेल मौजूद है, वैसे समझ नहीं है बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये आप समझ लें कि ये आपका वॉल है, दीवार है। यहां पे देखें जरा, ये कमरे का दीवार है, ठीक है, वॉल है। ये वॉल, ये फेस है, दिस इज द फेस, ठीक है बच्चे। यहां पे कमरा है और एक कमरा पीछे है, यहां पे है। तो मुझे जरा पता है एक यूनिट सेल यहां पे और एक यूनिट सेल यहां पे है। तो मुझे जरा पता है कि ये फेस जो है वो कितने यूनिट सेल के दरमियान शेयर हो रही है। एक कमरा ये और एक कमरा ये, तो कितने यूनिट सेल हो गए? 2 यूनिट सेल हो गए, ठीक है। तो हमने यहां पे एक्सप्लेन किया था जी। हाँ, सिंपल काम ये करें कि नेट पे जाए, लेक्चर खत्म होने के बाद नेट पे जाके आप जरा इसको वहां पे सर्च करें कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एजेस को, फेसेस को और कॉर्नर्स को। तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। वहां से एक दफा देख लें वहां पे, क्योंकि 3D बनाया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो आपको वहां से समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं जरा इसको आगे वाइंड अप करता हूं, जरा देखें। अब हमने कैलकुलेट किया बेटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स कितने हो गए बेटा जल्दी से बताएं मुझे। 4 सोडियम आयंस है प्लस 4 क्लोराइड आयंस है। टोटल कितने बन गए बेटा? 4 NaCl। 4 NaCl। 4 सोडियम क्लोराइड के आपके पास क्या होंगे बेटा? 4 FSC नहीं किया हो बेटा, तो फिर आप इंट्रोड्यूस कैसे ले रहे हो? FSC के बगैर आप इंट्रोड्यूस क्लास कैसे ले सकते हैं जी? तो मैं यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूं बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। नंबर 1 तो याद रखिएगा बेटा कि एक यूनिट सेल की अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो याद रखिएगा बेटा सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने क्लोराइड्स आयन होंगे बेटा? क्लोराइड्स आयन आपके पास होंगे 4, ठीक है बच्चे। सोडियम आयंस कितने होंगे? सोडियम आयंस आल्सो 4, ये भी 4 है, अभी हमने कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे बेटा? फार्मूला यूनिट्स हमारे पास 4 फार्मूला यूनिट्स होंगे। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। फार्मूला यूनिट्स, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ आयंस पेयर, नंबर ऑफ आयन पेयर कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ आयन पेयर बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ आयन पेयर बेटा आप नेट पे जरा सर्च करें, आपको ये क्लियर हो जाएगा वहां बेटा, ठीक है। आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। आप एक दफा नेट से सर्च करें, आपको मिल जाएंगे जी। मुझे जरा बताएं कि भाई नंबर ऑफ आयंस पेयर कितने होंगे एक यूनिट सेल के अंदर? 2 होंगे ना बेटा। कितने होंगे? 2 आयंस पेयर, आयन पेयर्स, ठीक है बेटा। 2 आयन पेयर से मुराद ये है कि एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है, इसलिए हम कहेंगे 2 आयंस पेयर, ठीक है बच्चे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, वो ये है कि अगर हम क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोराइड आयन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 सोडियम आयन। जी बच्चे, अगर 2 क्लोराइड आयन की अगर हम बात करते हैं, तो 2 क्लोराइड के अंदर याद रखिएगा बेटा जो डिस्टेंस होगा दैट इज 5.63 एंगस्ट्रॉम, 5.63 एंगस्ट्रॉम, 5.63 एंगस्ट्रॉम। और हमारे पास 2 डिफरेंट आयंस के दरमियान देखें तो इसी को आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास हाफ होगा ना, उसी का हाफ होगा। दैट वुड बी क्या होगा बेटा? हाफ ऑफ द डिस्टेंस विल बी 2.815, 2.81 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे जिसको आपने याद रखना। क्लियर हो गया बेटा सबको? किसी बच्चे का कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज कंप्लीट। नो, इसके बाद नेक्स्ट है डायमंड के हवाले से। टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है तो मैं इस पे यहाँ पे स्टॉप करूंगा।
मंडे को मैं आपको डायमंड का और आयोडीन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा बेटा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। अब आपने मुझे ये बताना है कि बेटा आपको क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा सब? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जी, ठीक हो गया बेटा। अब आपका टेस्ट होगा बेटा, 2 मिनट के लिए टेस्ट है, जल्दी से टेस्ट अटेम्प्ट करें बेटा। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है टेस्ट अटेम्प्ट करें जी। ये डायमंड वाले जो पार्ट है बेटा, ये हम मंडे को पढ़ेंगे, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे भी आप लोगों ने एफएससी में काफी जगहों पे आप पढ़ के आए। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लेना। इसके बाद क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर, अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा। ये भी आई होप सो कि आपको याद होना चाहिए, बल्कि याद होगा जी। बच्चे आपके पास 20 सेकेंड्स है बेटा, जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। आसान है, बहुत इजी है बेटा। देखिए, एज इजी एज ABC, एज इजी एज ABC। यू हैव ओनली 7 सेकेंड्स रिमेनिंग लेफ्ट। जल्दी करें बेटा, जल्दी से सॉल्व करें इसको जी। बच्चे जी, आपका है बेटा 1 है बेटा। 1 नंबर क्यों है बेटा? 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स, किसी का भी 3 नहीं है बेटा। ये क्या बात हुई बेटा? आप लोगों ने जो है इसमें इतना अटेम्प्ट, वेरी गुड हमजा बेटा, वेरी गुड। आपके पूरे मार्क्स है 3/3, वेरी गुड बच्चे, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं बेटा। अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। अबाउट टुडे लेक्चर रिव्यू दे दीजिएगा बेटा। बाकी इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी बेटा। अल्लाह हाफिज़।